Class 7 NCERT book An Alien Hand Supplementary Lesson 2 Story Bringing Up Curry. हेलो चिल्ड्रंस, बच्चों आज हम आपकी सप्लीमेंट्री बुक का सेकंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप करी। अब यहाँ पर आपको बताया गया है करी के बारे में। यहाँ पे करी कौन है? बेबी एलिफेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है हमें इसके बारे में? करी अ 5 month ओल्ड बेबी एलिफेंट। जो करी है वो 5 महीने का 5 month ओल्ड बेबी एलिफेंट है। ठीक है, उसका नाम करी है। लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9 year ओल्ड फ्रेंड एंड कीपर। अब जो उसकी देखभाल करता था लड़का, वो उसका दोस्त भी था। और वो कितने साल का था? 9 साल का। करी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे। अब जो करी है वो ज्यादा कुछ नहीं खाता था। ठीक है, मतलब जो बाकी एलिफेंट्स होते हैं उनके मुकाबले वो ज्यादा नहीं खाता था, लेकिन वो कितना खाता था? 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विक्स। ट्विक्स यानी टहनियाँ। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, वो बहुत प्लेफुल था, सेंसिटिव था। एंड इस स्टोरी में आप पढ़ोगे कि करी ने किस तरीके से एक लड़के को डूबने से बचाया। ठीक है, नाउ करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड when he was given to me to take care of। अब यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं वो बताते हैं कि जो करी है वो मुझे 5 महीने का दिया गया था देखभाल करने के लिए। आई वॉज 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe। अब वो कहते हैं कि मैं 9 साल का था उस वक्त, और जब मुझे करी मिला था, और मैं उसके मतलब बराबर तक कब पहुंच पाता था? जब मैं आई स्टूड ऑन टिप्टो। मतलब जैसे आप बच्चों अपने अंगूठे पे थोड़ा सा पैर को उठा करके ऊपर को देखते हो ना, उस तरीके से। ठीक है, ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो एलिफेंट था, जो बेबी एलिफेंट था, वो मतलब था तो बेबी एलिफेंट, लेकिन वो 2 साल बाद भी शायद उतना ही दिखता। क्योंकि जो राइटर हैं हमारे वो है तो 9 years के, लेकिन जो एलिफेंट होता है बच्चों, एज यू नो कि उनका जो बॉडी होती है वो बहुत ही मतलब कैसी होती है? बिग होती है ना, तो वो बड़े ही लगते हैं। वी grew together, that is probably why I never found out just how tall he was। उसने कहा कि हम दोनों साथ में ही बड़े हो रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों में से बड़ा है कौन, कौन लंबा है। ठीक है, he lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about। अब जो एलिफेंट था, जो करी था, वो कहाँ रहता था? पेविलियन में। मतलब कि एक जैसे तंबू जैसे होता है ना, बना देते हैं घास फूस का, उस तरीके। थैच्ड रूफ कहते हैं मतलब जैसे कि 4 डंडे लगा दिए, है ना, और क्या कर दिया, उसके ऊपर छत घेर दी, है ना, घास फूस की छत बना दी उस तरीके से। तो वो उसके अंदर रहता था। और वो क्या खाता था? ट्री की जो टहनियाँ होती थी, जो मुलायम मुलायम टहनियाँ, उनको खाता था वो। ठीक है, और दूसरा जो वो जिस पेविलियन में वो रहता था, जिस तंबू में, वो लकड़ी के उसकी बनाई गई थी। जैसे अब बच्चों पेड़ होता है, पेड़ को आप ऊपर से उसका वो काट दोगे तना, है ना, तो जो उसकी जो जड़ें होती हैं वो वहीं रहती है ना, तो उससे उसको बांध दिया गया था, उसकी रूफ को, उसकी छत को। ठीक है, तो जब वो बेबी एलिफेंट उछलता कूदता था, जब वो मूव करता था, तो वो जब टकराता भी था तो वो उसके ऊपर का जो सामान है ना, जो छत बनी हुई थी, वो गिरती नहीं थी। ठीक है, तो वो इतना मजबूत था वो। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। अब एक बार करी ने एक लड़के की जान बचाई थी, उसने ये अच्छा काम किया था एक। Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with। अब करी ज्यादा तो कुछ नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसको 40 पाउंड ट्विक्स चाहिए होते थे एक दिन में खाने के लिए, और उनके संग वो खेलता भी था। ठीक है, एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। अब जो राइटर हैं वो उसको बताते हैं कि मैं उसको रोज मॉर्निंग में उसको बात कराने के लिए
नदी पर लेके जाता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। अब क्या होता था कि जो नदी के पास जो मिट्टी होती थी, है ना, जो सैंड होती थी, उससे मैं उसको रब करता था। ठीक है, कि 1 घंटे तक उसको अच्छे से रब करता था, मसाज देता था उसको। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसके बाद वो करी क्या करता था, वो अपनी मालिश करवाने के बाद अच्छे से वो उस पानी में चला जाता था बड़े ही लंबे टाइम के लिए, आराम से उसको मजे लेता था वो उस टाइम के। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक a bonny एंड ही वुड squeal। अब जब वो बाहर आता था बेबी एलिफेंट यानी कि करी, तो उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल ही एकदम शाइन करती थी। ठीक है, मतलब बहुत उसकी बॉडी चमकती थी। विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। अब जब वो बताता है कि जब मैं उसको अच्छे से रगड़ता था, उसकी बैक को रब करता था, देन उसके बाद जो वो पानी में बैठता था तो मैं उसके ऊपर जब पानी स्प्लैश करता था, पानी फेंकता था, तो उसको बड़ा ही अच्छा लगता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज द easiest वे टू लीड एन एलिफेंट। अब जो राइटर है वो बताते हैं कि जब भी मैं उसकी बैक पर बैठता था तो जो एलिफेंट होते हैं उनको डायरेक्शन दिखाने का, है ना, कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे मुड़ना है, तो वो जब भी उसके ऊपर बैठते थे तो वो बताते हैं कि एलिफेंट को डायरेक्शन दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उनके जो कान होते हैं उनको मूव किया जाता है, उनको मोड़ा जाता है ताकि उनको डायरेक्शन का पता लग सके। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। अब वो बताते हैं कि एक दिन मैं जब उसके बैक पर बैठ के गया तो मैं जंगल की तरफ हम लोग गए और मैंने उसको जंगल के बाहर ही रुकने के लिए, एज यानी जंगल के किनारे पर ही उसको रुकने के लिए बोल दिया करी को। ठीक है, और मैं खुद अंदर गया जंगल के और वहां से मैंने क्या देखा, वहां से मैं क्या देखने लगा, लूशियस ट्विक्स, मतलब उसके रात के खाने के लिए मैं उसके लिए बहुत ही टेस्टी और जो स्वीट स्मेल वाली ट्विक्स होती है उनको, टहनियों को ढूंढने लगा। वन हैज टू हैव अ वेरी शार्प हैच टू कट डाउन दीज ट्विक्स। अब वो बताते हैं कि इन टहनियों को ढूंढने में इतना टाइम लगा और उनको जब कट करते हैं, है ना, जब उन टहनियों को काटते हैं तो उसको काटने के लिए उन्होंने किससे करा, हैशेट से। ठीक है, जो एक तरीके की कुल्हाड़ी आप कह सकते हो, कुल्हाड़ी होती है, ठीक है, जिससे वो काटे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपने शायद देखा होगा ये, जिससे टहनियाँ काटी जाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उसको शार्प करने में ही इतना ज्यादा टाइम लग जाता है उस कुल्हाड़ी को। इट टेक्स हाफ एन आवर टू sharpen the hatchet because if a twig is mutilated an elephant will not touch it। क्योंकि जो टहनियाँ हैं वो शार्प, मतलब पैनी उस कुल्हाड़ी को इसलिए करने में टाइम लग जाता है क्योंकि वो टहनियाँ अगर थोड़ी मोड़ी मतलब इधर उधर अगर सही से नहीं कटेंगी तो जो एलिफेंट है वो उन टहनियों को, ठीक है, उस चीज को वो नहीं खाते हैं, उसको वो छूते तक नहीं है, तो इसीलिए मुझे बहुत ध्यान से उसको शार्प करना पड़ा, उसमें इतना ज्यादा टाइम गया। और ये बहुत ही मतलब इजी जॉब नहीं है। इट वॉज नॉट एन इजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। जैसा कि यहाँ पे राइटर ने बताया है कि करी के लिए सारी सैपलिंग्स इकट्ठी करना, ट्विग्स लेकर के आना, ये बहुत इजी जॉब नहीं है। आई हैड टू क्लीम ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। अब यहाँ पे जो राइटर है वो कहते हैं कि मैं हर एक तरह के पेड़ के ऊपर चढ़ा, किस लिए, करी के लिए, बहुत डेलिकेट और टेंडर ट्विग्स को ढूंढने के लिए। ठीक है, as he was very fond of the young branches of banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard curry calling to me in the distance। अब करी जो राइटर है वो बताते हैं कि करी को जो केले की, बनियन ट्री की जो वो होती है, ब्रांचेस होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, वो उसको खाने में बहुत पसंद है, मतलब उसको वो खाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फोन्ड है यानी कि बहुत पसंद है उसको। ठीक है, क्योंकि उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ही सारी एकदम इकट्ठी एक साथ बहुत सारी होती हैं, है ना,
तो उसको वो खाना पसंद था। तो एक दिन मैं इस मार्च के टाइम में, ठीक है, स्प्रिंग डे में, मार्च के टाइम में, हाँ, मैं उसके लिए वो लेने के लिए गया तो सडनली क्या हुआ कि एक दिन मुझे करी की आवाज सुनाई दी। वो थोड़ी डिस्टेंस, जैसे कि वो वहां एज पे छोड़ के आया था, है ना, जंगल के किनारे पे, तो वहां से उसकी सडनली आवाज आने लगी। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। अब करी धीरे धीरे बड़ा तो हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो आवाज लगा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई बेबी उसको आवाज लगा रहा है, ठीक है। I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him. But he was not there. अब जब उसने आवाज सुनी करी की तो वो फटाफट से दौड़ता हुआ आया। जिस पेड़ पर वो चढ़ करके टहनियाँ तोड़ रहा था, काट रहा था, तो वो वहां से बहुत तेजी से उतर के आया और दौड़कर देखने लगा। उसको लगा कि क्या कहते कोई करी को हर्ट कर रहा है, ठीक, कोई परेशान कर रहा है उसे। तो वो बिल्कुल भाग करके तेजी से वहां आया जहां पर उसने करी को छोड़ा था, ठीक है। लेकिन जब उसने देखा कि वो वहां पर है ही नहीं, आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। उसने सब जगह करी को देखा लेकिन वो वहां पे था ही नहीं। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling about above its surface. अब उसने देखा कि नदी के मतलब जो जंगल का किनारा है वहां पर पानी था, मतलब नदी थी, तो उसने देखा कि पानी में जो सरफेस होता है पानी का, ठीक है, ऊपर का, तो उसने देखा कि वहां पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, ठीक है, कुछ काला काला सा उसे हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। देन इट रोज हायर एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माय एलिफेंट। उन्होंने उन्होंने कहा कि फिर अचानक से जो उसकी ट्रंक थी, जो सूंड थी, वो पानी के ऊपर आई। तो उसने कहा कि ये तो मेरा एलिफेंट है, ये तो मेरा हाथी है। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, उसे लगा कि शायद वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। अब उसको लगा कि वो डूबने वाला है, डूब रहा है शायद उसका करी, है ना, एलिफेंट। तो वो बहुत ही हेल्पलेस हो गया था, क्योंकि वो ये चीज सोचा था कि अगर मैं पानी में कूद भी जाऊं तो मैं इतने हैवी एलिफेंट को, है ना, जो 400 पाउंड्स का है, मतलब इतने हैवी को मैं कैसे बाहर निकाल पाऊंगा, मैं तो खुद ही इतना छोटा सा हूँ, है ना। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई he began to trumpet and struggle up to the shore. अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी बैक उसको दिखने लगी, करी की बैक उसके पानी के ऊपर आने लगी। उसने जैसे ही करी को देखा, उस करी ने जैसे ही उस राइटर, अपने जो फ्रेंड था उसका 9 ईयर ओल्ड जो राइटर था, उसको देखा, उसने क्या करा, उस जोर से वो शोर मचाने लगा अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप शोर, यानी कि ट्रम्पेट की तरह जोर से वो मतलब चिल्लाने लगा हेल्प के लिए। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, एंड तभी उसके बाद भी वो मतलब चिल्लाए जा रहा था हेल्प के लिए, और उसने सडनली क्या करा, पुश कर दिया उसको पानी के अंदर। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और मेरे को पानी में उसने डुबो दिया गिर के। आई सॉ अ बॉय lying फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। अब जब वो पानी के अंदर गिरा वो राइटर, तो उसने जो वो नीचे की तरफ डूबा तो उसने देखा कि जो बॉटम है, मतलब जो पानी है, जो नदी है, नदी के नीचे उसने देखा कि एक बच्चा, एक जो लड़का है वो डूब रहा है। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट अफ्लोट। अब उसने नीचे देखा जब, तो क्या देखा उसने कि जो लड़का था वो, जो पानी की बिल्कुल सतह होती है नीचे की, जो बच्चों एकदम पानी के अंडर वाटर जो एकदम सतह होती है, वो बिल्कुल एकदम ग्राउंड से टच नहीं हो रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे ऊपर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ। अब उसने क्या करा, सांस लेने के लिए वो पानी के ऊपर आया, जो राइटर था। एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. अब उसने देखा, जब वो पानी के ऊपर आया, उसने सांस ली, तो उसने देखा कि करी बहुत ही अच्छे से उसने जो बॉटम था रिवर के अंदर, उसने अपने पैर बहुत अच्छे से जमाए हुए थे, ठीक है। जो सैंड बैंक थी, नदी का जो मिट्टी थी नीचे,
उसमें बहुत अच्छे से उसने अपने पैर जमाए हुए थे और उसने अपनी जो ट्रंक है, जो सूंड है, उसको स्ट्रेच किया हुआ था। किस लिए? मतलब कि हेल्प के लिए उसने वो दिया हुआ था कि वो हेल्प कर सके, उसको पकड़ के उसकी सूंड को खींच सके। ठीक है। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and slow current was already dragging me down. अब क्या हुआ था, जब वो पानी के अंदर उसने कोशिश करी दोबारा से जाने की कि वो उस लड़के की हेल्प कर सके, है ना, उसको बाहर ला सके। तो क्या हुआ था, अब बच्चों पानी, वो इतना अच्छा स्विमर तो था नहीं, जो राइटर था वो इतने अच्छे स्विमर नहीं थे, इतना अच्छा तैरना नहीं आता था। बट वो कह रहे थे कि आई कुड नॉट स्विम अशोर, मतलब पानी का जो बहाव था वो दूसरी डायरेक्शन में था, तो इसीलिए वो पानी के बहाव के साथ साथ वो बहते चले जा रहे थे। ठीक है। seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk. अब क्या हुआ कि जो राइटर है वो बता रहे हैं कि जो करी था वो वैसे तो जनरली बड़ा पोंड्रस था, मतलब कि लेजी था। मतलब जो जैसे एलिफेंट है, जो मोटे होते हैं वो थोड़े से, मतलब उनकी चाल थोड़ी अलग होती है ना, धीरे धीरे चलते हैं, सारे काम धीरे धीरे होते हैं, तो इस तरीके से करी भी वैसे ही था। लेकिन सडनली उस वक्त उसे पता नहीं क्या हुआ, वो बिल्कुल एकदम हॉक की तरह उसने क्या करा, नीचे आया वो हॉक की तरह, यानी कि बाज की तरह, एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर वेयर आई स्विम हिम, स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन। अब स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, अब उसने क्या करा, वो फटक झट से उसने अपनी नीचे आया और उसने अपनी ट्रंक क्या करी, अब जो करी था वो भी थोड़ा बहुत पानी के अंदर आ गया था, वो भी स्विम कर रहा था, तो वो भी अब जब पानी में हम होते हैं तो हमारा बैलेंस इतना ज्यादा सही नहीं होता है ना, चीजें क्या होती है, तैरती हैं पानी के बहाव के संग, तो उसकी ट्रंक भी ऐसे हिल रही थी। लेकिन उसने जैसे तैसे अपनी ट्रंक स्ट्रेच करी, अपनी सूंड अपनी खींची उसकी तरफ दी पकड़ने के लिए करी को, सॉरी राइटर को। तो राइटर ने क्या करा, उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड। अब राइटर ने अपनी हाथ तो स्ट्रेच करा उसकी सूंड को पकड़ने के लिए, लेकिन वो स्लिप्ड हो गया, छूट गई उसके हाथ से। I found myself going under the water again, but this time I found that there the water was not very deep. So I sank to the bottom, to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed, and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. अब यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि वो कोशिश करके एक बार दोबारा से उन्होंने अंदर गए, वो अपने आप को अंदर को लेकर गए पानी के, और उन्होंने क्या करा, देखा कि उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि जो पानी है वो इतना ज्यादा डीप नहीं था, इतना ज्यादा गहरा नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, एक बार और हिम्मत करके बिल्कुल जो बॉटम था जहाँ पर वो लड़का था, ठीक है, नदी का जो नीचे का बिल्कुल अंडर वाटर जो हिस्सा होता है, उन्होंने जब वो वहां पर गए तो बिल्कुल एकदम अपने आप को जैसे कि उसके जो सरफेस था पानी का उस पे अपने पैर एकदम जमाए, और जोर से उस बॉय को, उस लड़के का हाथ पकड़ के बहुत जोर से अपने आप को ऊपर की तरफ खींचा, बिल्कुल वो ऐसे ऊपर गए जैसे कि कोई एरो ऊपर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो उस डूबते हुए लड़के का हाथ पकड़ के उसको ऊपर खींच के लेके गया। ठीक है, राइटर, एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक, और जब वो ऊपर जा रहे थे, ठीक है, जब वो ऊपर जा रहा था राइटर और उस लड़के का हाथ पकड़ के, तो उसने महसूस करा कि उसके गले में कुछ अजीब सा लग रहा है, उसके गले में कुछ अजीब सा है। दिस फ्राइटेंड मी, उसने कहा कि इस चीज से मैं बहुत घबरा गया था कि मेरे गले में आखिर क्या आ गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू swallow मी, उसको लगा कि वाटर का जो कोई एनिमल होता है, वाटर एनिमल कोई मेरे गले पर आकर के लग गया और वो मेरे को निगल जाएगा, खा जाएगा। आई हर्ड करी स्क्वीलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक। अब उसने जो वो आई उसने आवाज सुनी किसकी, करी की, तभी उसको रियलाइज हुआ कि ये जो करी है उसकी ट्रंक है, उसकी सूंड है उसके गले में। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और उसने क्या करा, करी ने दोनों को खींच के ऊपर वो बाहर लेकर आ गया। करी वॉज लाइक
अ बेबी। अब जो करी था वो बिल्कुल छोटे बेबी की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. अब जो छोटे बच्चे होते हैं जो तो उनको बच्चों ट्रेन करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है ना, कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। अगर उनको ऐसे नहीं करा गया तो वो तो और भी ज़्यादा नॉटी हो जाएंगे, है ना, और भी ज़्यादा शरारत करेंगे। फॉर इंस्टांस वन डे somebody gave him some bananas to eat. अब एक दिन क्या हुआ कि किसी ने करी को एक बनाना खाने के लिए दिया, ठीक है। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव ऑफ राइप बनानास। अब जल्दी ही क्या हुआ, जब उसने वो किसी ने उसको बनाना खाने के लिए दिया, तो वो पका हुआ केला जब उसने खाया तो उसका टेस्ट, उसका जो स्वाद था वो उसके मुंह पे लग गया, उसे वो पसंद आने लग गया। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। अब एक दिन क्या हुआ कि जो राइटर हैं, जो केयर टेकर थे उसके, जो देखभाल करते थे करी की, उनका जो घर था वहां पर एक डाइनिंग रूम था। वहां पर क्या हुआ था कि टेबल पे बहुत सारी फ्रूट रखे हुए थे, ठीक है, एक प्लेट में। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस। तो क्या हुआ कि एक दिन से वो सारे बनानास गायब हो गए, ठीक है। और जो उसके फैमिली थे, जो उसके पेरेंट्स थे, वो उन्होंने ये ब्लेम किस पे लगाया, सभी सर्वेंट्स पे, यानी सभी नौकरों पे, कि उन लोगों ने ये सारे जो घर के जितने भी फ्रूट्स हैं वो खा लिए हैं। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो सारे फ्रूट्स फिर से गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। अब इस बार जो ब्लेम लगा वो मेरे ऊपर लगा। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। और मुझे पता था कि ये मैंने नहीं खाए हैं। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। अब वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो फ्रूट्स तो उसने खाए नहीं थे। तो इसीलिए वो सोच रहा था कि ये सब जो नौकर हैं, जो सर्वेंट्स हैं, ये उन्होंने करा है और उनकी वजह से डांट पेरेंट्स से मुझे पड़ गई है। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. अब अगली बार क्या हुआ कि जो फ्रूट गायब हुए तो उसने देखा कि एक बनाना, करी जहाँ पर रहता था, करी का जो पेविलियन था, ठीक है, जिस जगह पे करी रहता था, वहां पे एक केला स्मैश्ड पड़ा था, मतलब पिचका हुआ पड़ा था। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच। अब इससे जो राइटर था वो बहुत ही सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। For I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. क्योंकि ये वो हैरान इसलिए हो गया था क्योंकि करी तो फ्रूट्स खाता ही नहीं है, वो तो ट्विक्स खाता था। तो इस वजह से वो सरप्राइज्ड हो गए। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table, अब अगले दिन क्या हुआ, जब वो बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे, तो उनका जो टेबल पे जो फ्रूट्स रखे हुए थे, without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. अब जो टेबल पे जितने भी फ्रूट्स रखे हुए थे, राइटर का उसको खाने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना वो नहीं खा सकता था, क्योंकि उसका जो इल्जाम था सारे फ्रूट्स गायब होने का वो उसके ऊपर लग गया था। इसीलिए फिर जब एक दिन वो उसी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे तो क्या हुआ कि एक ब्लैक सी चीज, काली सी, बिल्कुल स्नेक के जैसी फ्लो करती हुई आई उस जो डाइनिंग टेबल था वहां पर। और वो सारे फ्रूट अचानक से गायब भी हो गए, और वो ब्लैक सी जो चीज थी वो भी गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास। अब उसको लग रहा था कि सांप जैसी चीज कैसे आई है, क्योंकि उसको देख करके बड़ा डर भी लगा, ठीक है। और क्योंकि उसको ये चीज लग रही थी कि सांप तो कभी बनानास खाते हुए उसने नहीं देखे हैं कभी। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। अब उसने कहा ये तो बड़ा ही कुछ एक अजीब सा ही स्नेक होगा जो सारे के सारे बनानास चुरा के ले गया, और है ना, सारे फ्रूट्स उसने गायब कर दिए। आई crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house. अब
अब जो राइटर था वो था तो छोटा ही है ना, तो वो घबरा रहा था, तो उसने क्या करा, वो चुपके से धीरे से, यानी आई क्रेप्ट, दबे पाँव वो अपने उस कमरे से बाहर गया। ठीक है, और उसको डर तो लग ही रहा था, वो बाहर देखने के लिए कि क्या चीज है, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑफ अस। अब उसने क्या करा, वो डर गया था तो धीरे धीरे बाहर गया। वो बाहर इसलिए गया क्योंकि उसको ये था कि जो स्नेक है वो फिर दोबारा आएगा जरूर, और हम सबको फ्रूट लेने के लिए आएगा जरूर दोबारा, और वो हम सबको मार देगा, है ना। As I went out, I saw Curry's bag disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. अब जब वो बाहर गया कमरे से, ठीक है, तो उसने क्या देखा, करी का बैग देखा। करी को मतलब पीछे से देखा कि वो पेविलियन की तरफ जा रहा है। ठीक है, जहां वो रहता था उस तरफ जा रहा था वो। अब जो राइटर था वो बहुत ही डरा हुआ था, तो वो चाहता था कि वो करी के पास जाएगा तो उससे सारी बातें शेयर करेगा, तो उसको थोड़ा अच्छा फील होगा। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पेविलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज। अब जब वो भाग करके तेजी से उस पेविलियन की तरफ गया तो उसने क्या देखा कि करी वहां पर बनानास खा रहा है। ठीक है, आई स्टूड स्टीलिंग आई स्टूड स्टिल इन astonishment. The bananas were lying strewn all around him. और उसने क्या देखा कि जो भी बनानास थे, बनानास के छिलके थे, वो सब वहीं पर ही पूरे उस पेविलियन में इधर उधर बिखरे हुए थे। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. अब करी जहाँ पे खड़ा हुआ था, मतलब जहाँ पे बैठा हुआ था वो, तो वो अपनी दूर पे, एक डिस्टेंस पे, दूरी पे पड़ा हुआ केले को अपनी सूंड से खींच करके उसको खा रहा था बड़े मजे से। That instant, the trunk looked like a black snake, and I realized that Curry was the thief. और जब उसने देखा कि ये जो ब्लैक सी चीज आई थी, वो स्नेक की तरह, वो और कुछ नहीं बल्कि करी की ट्रंक थी, है ना, उसकी सूंड थी वो। और उसने रियलाइज करा कि ये जो चोर था वो और कोई नहीं, करी था। I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was Curry, and not I had eaten all the fruits these many weeks. अब वो जो राइटर था वो बड़ी खुशी के साथ क्या कहते हैं, करी का कान मरोड़ करके, कान पकड़ के अपने पेरेंट्स के पास लेकर के गया और उन्हें कहा कि ये देखो, असली चोर कोई और नहीं बल्कि करी है, जो इतने हफ्तों से फ्रूट्स चुरा रहा था। Then I scolded him for elephants understand words as well as children. अब जो एलिफेंट्स होते हैं, अब जो राइटर है वो बता रहे हैं कि मैंने उसको डांटा, किसको, एलिफेंट को, है ना, क्योंकि जो एलिफेंट होते हैं वो समझदार होते हैं, वो बच्चों की तरह ही अच्छे से सारी चीजें समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वाइप्ड। अगर मैंने अगली बार तुम्हें चोरी करते हुए देखा तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम। अब जो करी था उसे दिख रहा था कि सारे लोग बड़े ही गुस्से में है उससे, है ना, उससे सब गुस्सा है, इवन द सर्वेंट, यहाँ तक कि नौकर भी, जितने भी सर्वेंट थे वो भी उससे गुस्सा थे, क्योंकि जो चोरी का इल्जाम था वो नौकरों पे भी लगा था, है ना। हिज प्राइड वाज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। अब जो उसकी प्राइड, यानी कि जो एलिफेंट था, जो करी था, उसकी जो रिस्पेक्ट थी, है ना, उसके ऊपर बात आ गई थी, तो जब उसको सबके सामने डांट पड़ी तो उसने अगली बार से डाइनिंग रूम से एक भी फ्रूट नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ टू थैंक देम। अब अगली बार से क्या हुआ कि जब भी कोई कोई भी उसको फ्रूट देता था करी को, तो वो बड़ी ही अच्छे से आवाज निकालता था खुशी की, और उनको क्या करता था, थैंक करता था, लेकिन उसने कभी चुराया नहीं। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. अब जो बच्चों एलिफेंट होते हैं वो समझदार होते हैं, है ना। अब आप उनको उनकी गलती पे डांटोगे तो कोई बात नहीं है, वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप उनको बिना किसी गलती के डांट रहे हो तो वो हमेशा उस चीज को याद रखते हैं। और पे यू बैक इन योर ओन कॉइन मीन्स के
आप जैसा उनके संग करोगे गलत, वो बिल्कुल आपके संग वैसा ही करेंगे। ठीक है। नाउ करी इज अ फास्ट लर्नर। अब करी क्या हो गया था, बहुत ही जल्दी जल्दी वो चीजों को सीखने लगा था। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज टॉट। अब उसको जो भी साउंड, जो भी सिग्नल सिखाए गए, है ना, तो वो उसमें मास्टर हो गया था। देर इज वन लेसन दो देन एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, करी इज नो एक्सेप्शन। अब जो एलिफेंट्स होते हैं बच्चों, उसको एक लेसन सिखाने में कितना टाइम लगता है, अराउंड 5 years। ठीक है। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow। अब एक एलिफेंट को ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि कब उसे बैठना है, कब चलना है, कब फास्ट चलना है, कब स्लो चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। अब ये सारी चीजें हम एलिफेंट को सिखाते हैं जैसे कि हमें किसी छोटे बच्चे को सिखाते हैं। ठीक है। इफ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। अगर आप एलिफेंट को धत बोलोगे, क्या बोलोगे, धत वर्ड बोलोगे, और उसकी जो कान है उसको हल्का सा पुल करोगे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा उसे ये सिखाना कि उसको नीचे बैठना है। ठीक है। इट मीन्स टू सिट डाउन। सिमिलरली इफ यू सी माली एंड पुल स्ट्रंग फॉरवर्ड, अब अगर उसी तरीके से अगर आप माली वर्ड बोलोगे और उसकी जो ट्रंक है, जो उसकी सूंड है, उसको आगे की तरफ खींचोगे, तो इसका मतलब क्या है, ये किस चीज का इशारा है, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज द सिग्नल टू वॉक। ये सिग्नल किसका है, वॉक का। इट मीन्स कि उसको चलना है। करी लर्न माली माली आफ्टर 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn धत। अब जो जो करी था उसको माली वर्ड तो समझ आ गया था कि माली बोलेंगे, उसकी जो ट्रंक है आगे की तरफ खींचेंगे, फॉरवर्ड है ना, पुल करेंगे, तो इट मीन्स कि उसको वॉक करना है। लेकिन उसको धत बोलते टाइम उसको 3 हफ्ते लग गए इस चीज को सीखने में कि उसको बैठना है। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, उसको बैठना ही पसंद नहीं था, वो बैठता ही नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। अब आप जानते हो कि एलिफेंट को बिठाना, सिट डाउन, उसको बिठाना नीचे इतना जरूरी क्यों है। बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, so that when he is 2 or 3 years old you can only reach his back with a ladder। अब इस एलिफेंट को नीचे बिठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो वो इतना बड़ा होता है ना, लार्ज होता है, तो आप उसके ऊपर चढ़ोगे कैसे, है ना, विद द हेल्प ऑफ लैडर। आपको लैडर की जरूरत पड़ेगी, सीढ़ी लगा करके आप तब उसकी बैक पर बैठ पाओगे, है ना। It is therefore better to teach him to sit down by saying thus so that you can climb upon his back. For who would want to carry a ladder around all the time? अब इससे तो बेहतर है कि आप उसको जो धत साउंड है ना, जो धत वर्ड है, उसको वो चीज समझ आ जाए, ताकि आप उसके ऊपर आसानी से, जब वो नीचे बैठेगा आप उसको आसानी से उसके ऊपर बैठ सकते हो, क्योंकि आप हर वक्त सीढ़ी को लेकर नहीं घूम सकते। ठीक है। तो इसीलिए उसका ये सब चीजें सीखना, जैसे धत माली, ये सब सीखना जरूरी है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। अब जो एलिफ इन सब चीजों के अलावा एलिफेंट को सबसे मुश्किल चीज जो सिखाना है वो क्या है, मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। अब एलिफेंट को कम से कम 5 साल लगते हैं इस चीज को पूरी तरीके से सीखने के लिए। The master call is a strange hissing howling sound, as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear। अब क्या होता है बच्चों, ये मास्टर कॉल होती क्या है, ये मास्टर कॉल होती है एक स्ट्रेंज सी मतलब आवाज होती है, साउंड होती है, जो कि हिसिंग जैसे कि स्नेक हिस करता है ना, और हॉलिंग जैसे कि डॉग हॉल करता है। तो उनका एक मिश्रण वाला साउंड होता है जो ऐसा लगता है जैसे कि स्नेक और टाइगर क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये साउंड हमको एलिफेंट के कान में बोलना पड़ता है। ठीक है। एंड यू नो वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। अब इससे होता क्या है, जब आप एलिफेंट को ये साउंड दोगे उसके कान में, जब, है ना, तो फिर वो करेगा क्या एलिफेंट। इफ यू आर लॉस्ट इन जंगल एंड देयर इज नो वे आउट
and everything is black except the stars above. You dare not stay very long anywhere. अब सपोज आप जंगल में गए हो अपने एलिफेंट के साथ और आप बिछड़ गए हो उससे, है ना, आप गुम हो गए हो, वो कहीं और चला गया है, तो आप क्या करोगे, आप इस मास्टर कॉल को यूज कर सकते हो टू फाइंड हिम। ठीक है, तो जब आप ये मास्टर कॉल दोगे तो, है ना, अब जैसे कि आप जंगल में गुम हो गए हो, अब आप पूरी रात जो काली है, डार्क है ना, स्टार्स के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप उस जंगल में इतने सारे एनिमल्स होते हैं तो अकेले तो रह नहीं पाओगे। तब आप क्या करोगे, द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। तो क्या होगा, जब वो इस साउंड को सुनेगा, जहां से भी आप ये मास्टर कॉल दोगे, जब वो एलिफेंट इस मास्टर कॉल को सुनेगा, साउंड को सुनेगा, तो वो क्या करेगा, उसके सामने जो भी चीज होगी, फिर चाहे वो ट्री हो या कुछ भी हो, वो उसको अपनी ट्रंक से उखाड़ कर फेंक देगा। ठीक है, दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। अब इससे क्या होगा कि जब वो सारे पेड़ उखाड़ के फेंकेगा तो सारे एनिमल्स क्या हो जाएंगे, उससे डर के वहां से भाग जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, अब जब वो जो पेड़ों को तोड़ करके वो उखाड़ के फेंकेगा, तो उस पर जो बैठे हुए मंकीज होंगे, वेक फ्रॉम देयर स्लीप, वो अपनी नींद से जग जाएंगे और वो इधर उधर एक दूसरी ब्रांच पर जाते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो, है ना, ये यहाँ से सब सारे जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं जो पेड़ पर रहते हैं, वो सब निकल निकल के वहां से दूसरी ब्रांच पर जाने लगेंगे। You can see them in the moonlight and you can almost see the stags running in all directions below. अब जब वो सारे पेड़ उखाड़ने लगेगा, सारे जो मंकीज है वो एक जगह से दूसरी ब्रांचेस पे जाने लगेंगे, तो इसको आप कैसे, मून की जो लाइट होती है ना, जो चंद्रमा की रोशनी होती है, इतनी होती है कि हम इजीली उसको देख सकते हैं, है ना, कि कैसे सारे जो मंकीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सारे एनिमल्स भाग रहे हैं डर के, है ना, और हम क्या देखेंगे कि जो स्टैग है, जो हिरन है, वो भी डर के भाग रहा होता है। यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। अब जैसे जो टाइगर है वो ग्रॉल करता है, उसकी भी आवाज हमें सुनाई देती है। इवन ही इज फ्राइटन, बल्कि वो भी घबराया हुआ होता है उस टाइम पे एलिफेंट से, क्योंकि जब एलिफेंट गुस्से में होता है तो वो सारी चीजें धड़ाम धड़ूम ऐसे उखाड़ के फेंकने लगता है ना, कोई क्या पता उसके जो वो फेंक रहा है उखाड़ के, कोई एनिमल उसके नीचे आ जाए, है ना, तो वो तो उसका तो काम गया। तो इसीलिए सब उस टाइम पे उससे डरते हैं, इवन टाइगर भी। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड नेक्स्ट, है ना, एंड द नेक्स्ट। अब क्या होता है कि जब वो पेड़ उखाड़ना शुरू करता है तो वो उखाड़ता ही चला जाता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। अब क्या होता है कि जब वो उखाड़ता है, सारे पेड़ उखाड़ना शुरू कर देता है, तो वो जंगल से बाहर निकलने का जो घर की तरफ रास्ता होता है वो उसको क्लियर कर देता है ना, एक तरीके से रास्ता बन जाता है साफ, कि एक रोड जैसा बन जाता है कि हम वहां से इजीली निकल सकते हैं। तो इस मास्टर कॉल का मीनिंग होता है ये, कि इट मीन्स कि आपने मास्टर कॉल दिया, देन जो एलिफेंट है वो सारे जो ट्रीज हैं उनको उखाड़ना शुरू कर देता है और हमारी हेल्प करता है टू रीच आवर होम। ठीक है, अब ये जो स्टोरी है आपने पढ़ी, इसमें आपने एलिफेंट के बारे में समझा कि बेबी एलिफेंट था, बड़ा ही नॉटी था पहले, फिर वो मिस्टीव बन गया, है ना, थीव बन गया, चुराने लगा, देन उसने फिर चीजें सीखी, उसको ट्रेन किया गया, देन उसको मास्टर कॉल सिखाए गए। मास्टर कॉल को सीखने में से अराउंड 5 years लगे, राइट। तो ये जो स्टोरी थी किसकी थी, धन गोपाल मुखर्जी की। ओके, okay, so children, this is the end of the story. Hope you understand it. In our next video, we will do the question answers of this lesson. Okay, till then, keep watching.